नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पहले ज़ख्म देना और फिर ज़ख्मों पर नमक रगड़ना। जो भारतीय जनता पार्टी है, जो रूल कर रही है भारत पर पिछले लगभग 10 सालों से, वो एक ऐसी पार्टी के तौर पर उभर रही है जो भारत के मुसलमानों, भारत के संविधान और भारत का जो धर्मनिरपेक्ष चरित्र है, भारत के जो लोकतंत्र का धर्मनिरपेक्ष चरित्र है, उसको ज़ख्म देती है, नुकसान पहुंचाती है और फिर नमक लेकर उस पर रगड़ती है। मैं आपको बताऊंगी अगले कुछ मिनटों में कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूं और मैं क्यों कह रही हूं कि इस सब के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जिम्मेदार होने के साथ सीधे सीधे इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। अभी इस बात को सिर्फ 10 दिन गुजरे हैं जब भारत की संसद के नए भवन में एक मुस्लिम सांसद के ऊपर जिस तरह से गाली गलौज की गई भाजपा के सांसद रमेश बिधूड़ी के जरिए, जिसमें उनको कटुआ, मुल्ला, आतंकवादी, उग्रवादी और भी कई तरह के शब्दों से नवाजा गया, बिल्कुल असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया गया, या मैं कहूँ कि यही नई संसदीय भाषा है, उसका इस्तेमाल किया गया। इस भाषा को किसी भी तरीके से जायज़ नहीं करार दिया जा सकता था। उसी व्यक्ति को अब भाजपा ने राजस्थान के टोंक का इंचार्ज बनाया है, पोल कैंपेन का, चुनावी प्रचार का इंचार्ज बनाया है इस इलाके का, जिसमें सीधे तौर पर उनका मुकाबला जो कांग्रेस पार्टी के सचिन पायलट हैं उनसे होगा। अब इसमें किस तरह की पॉलिटिकल कैलकुलेशन है, क्या भाजपा राजस्थान में अब जो उनका चुनाव प्रचार होगा वो इसी तरह से इस्लामोफोबिया, मुस्लिम विरोध और भारत के संविधान, लोकतंत्र के ऊपर जिस तरह से दागदार लगातार बातें हो रही हैं, क्या उसी तरीके से चलेगा, ये इससे अंदाज़ा होता है। और कहते हुए मुझे दुख होता है कि दानिश अली, बहुजन समाज पार्टी के अमरोहा से सांसद, उन्होंने द वायर से बातचीत करते हुए सीधे तौर पे ये कहा था कि मुझे इस बात का शक है कि क्या इनको सज़ा मिलेगी या वाकई इन्हें इस बात का इनाम मिलेगा। रमेश बिधूड़ी को भाजपा ने, आरएसएस ने और नरेंद्र मोदी ने उनकी नफ़रत, उनकी मुस्लिम नफ़रत, अपने ही सांसद कॉलीग के साथ जिस तरह का, सहयोगी के साथ जो नफ़रत का बर्ताव उन्होंने कहा, जो उन्होंने कहा और जिस तरह से उन्होंने कहा, उसके लिए उनको सज़ा नहीं बल्कि इनाम दिया गया है। अब ये व्यक्ति टोंक में, राजस्थान के टोंक में ये चुनाव प्रचार का चेहरा होगा और किस तरह से ये भाजपा को फ़ायदा पहुंचाएगा, ये भी कोई बहुत अनजानी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि ये वो व्यक्ति है जिसको कहा गया भाजपा के ज़रिए कि इसको कारण बताओ नोटिस या शो कॉज नोटिस दिया गया कि आपने ऐसा बयान क्यों दिया, इसके लिए आप कारण बताइए। यानी अगर कारण बताने में नाकाम रहते रमेश बिधूड़ी तो उनको इस बात की सज़ा दी जाती। जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो यही बताता है कि पहले एक पॉलिटिकल पार्टी अपने एक सदस्य को कारण बताओ नोटिस देती है और उसके बाद अगर वो संतुष्ट करता है अपनी पार्टी को, पार्टी के अध्यक्ष को, तो वो वापस ले लिया जाता है, वरना उस पर आगे की कार्रवाई होती है। अब आपको ये अंदाज़ा होगा कि कितनी सिंसियरिटी के साथ, कितनी ईमानदारी के साथ रमेश बिधूड़ी को जब ये कारण बताओ नोटिस दिया गया तो क्यों दिया गया। अब ये पूरी तरीके से मैं कहूँगी राजस्थान की जो 10% मुस्लिम आबादी है, आप उसकी मनोस्थिति इस वक्त समझिए कि कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहाँ पर। अब ये चुनाव होने जा रहे हैं जिसमें भाजपा सबसे बड़ी चैलेंजर है। वहाँ पर मैं कहूँगी अकेली पॉलिटिकल पार्टी है जो बड़ी चैलेंजर है, जो कि बराबर की टक्कर इस वक्त नज़र आ रही है। इस बराबर की टक्कर से आगे निकलने के लिए ये भाजपा का और नरेंद्र मोदी का प्लान ऑफ एक्शन है कि रमेश बिधूड़ी, जो अब पूरे देश में और दुनिया में जो मुस्लिम नफ़रत के एक चेहरे के तौर पर नज़र आ रहे हैं कि कैसा व्यक्ति जिसने इस्लामोफोबिया को और मुस्लिम विरोध और मुस्लिम नफ़रत को, हेट स्पीच को जिसने सड़क से लेकर संसद तक जो व्यक्ति ले गया, भारत के इतिहास में शायद ही कभी पहले इस तरह का मैं कहूँगी काला पन्ना भारत के लोकतंत्र और भारत की संसद के इतिहास में देखने को मिला, जहां इस तरह के घटिया शब्दों से नवाजा गया, जो गली का गुंडा भी शायद इस तरह के शब्दों को इस्तेमाल नहीं करता। पूरी पॉलिटिकल पार्टियां जो ऑपोजिशन में बैठी हुई थी वो एक सुर में नज़र आई। राहुल गांधी बाकायदा दानिश अली के घर पर गए, उनके साथ एक तरह की एकजुटता या सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा हो रहा है कि टोंक का पूरा ये कैंपेन, इनको मैनेजर बनाया गया है। जो कांग्रेस पार्टी है वो कह रही है कि क्या रिवॉर्ड दिया गया है हेट के लिए। कपिल सिब्बल का भी ये ट्वीट आप देखिए जिसमें वो सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। तो अब जो गुर्जर कम्युनिटी है टोंक डिस्ट्रिक्ट में, वो सीधे तौर पर बड़ी तादाद में है। ये जो गुर्जर कम्युनिटी, वही समुदाय जहां से आते हैं ये रमेश बिधूड़ी,
और 4 इसमें यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से एक सीट पर कांग्रेस पार्टी के नेता सचिन पायलट पिछली बार जीते थे। अब बीजेपी को ये विश्वास है कि अब इस तरीके से बिधूड़ी को आगे चेहरा बनाकर ये अपने ही उसी कास्ट के, उसी जाति के व्यक्ति को चेहरा बनाकर, उसे इस बात से कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि मैं कहूँगी यही तो गेम प्लान है, यही तो भाजपा का मॉडल है। ये कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि ये ज़रूरी है भाजपा के लिए। ये भाजपा की मजबूरी नहीं है। जो नफ़रत है, जो संविधान विरोध है, जो धर्मनिरपेक्षता का विरोध है, जो मुस्लिम समुदाय का विरोध है, ये बीजेपी की मजबूरी नहीं, बीजेपी के लिए ज़रूरी है। रमेश बिधूड़ी जैसे चेहरे को दिखाकर राजस्थान में भाजपा जो करना चाहती है वो ये कि जो कट्टर हिंदू वोट हैं वो अपनी तरफ करना चाहती है, और सीधे तौर पर इस पूरे चुनाव को विकास के एजेंडे से डिरेल करके वो ध्रुवीकरण करना चाहती है हिंदू और मुस्लिम वोट का, क्योंकि मुस्लिम भी अच्छी खासी तादाद में है इस पूरे अगर इलाके का हम जिक्र करें तो। ये वही मुझे याद आ रहा है कि जिस तरीके से आपको याद होगा कुछ ही दिनों पहले की बात है, 4-5 साल पहले की बात है, 5 साल पहले की बात, जब प्रज्ञा ठाकुर जो मालेगांव धमाकों की आरोपी हैं, मुख्य आरोपियों में से एक है, जो कि स्वास्थ्य के आधार पर कि उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, इनके आधार पर वो ज़मानत पर बाहर हैं, वो किसी भी मुकदमे से बरी नहीं हुई हैं। जब वो भोपाल से चुनाव लड़ रही थी तब उन्होंने कहा था कि नाथूराम गोडसे, महात्मा गांधी के हत्यारे को उन्होंने कहा था कि वो एक देशभक्त है। इस पर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उन्होंने माफ़ी तो मांग ली है प्रज्ञा ठाकुर ने, लेकिन मैं उनको कभी दिल से माफ़ नहीं करूँगा। ये वही नरेंद्र मोदी का चेहरा है, वही मुखौटा है जो आहिस्ता आहिस्ता नहीं एक झटके में बिल्कुल हट जाता है और फिसल जाता है, और असली जो नरेंद्र मोदी हैं उनका चेहरा यहाँ पर साफ तौर पर नज़र आता है। यहाँ बिधूड़ी सरेआम बाकायदा जब उनको ये जिम्मेदारी दी गई है पार्टी की तरफ से तो ट्वीट कर रहे हैं, और इसमें देखिए आप टैग कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को। इसमें लिखा है, राजस्थान प्रदेश भाजपा कार्यालय जयपुर में ज़िला टोंक की समन्वय बैठक में प्रदेश अध्यक्ष श्री CP जोशी जी के द्वारा संगठनात्मक कार्यों व चुनाव की तैयारियों के साथ सेवा सप्ताह के कार्यक्रमों सहित आगामी कार्यक्रमों के साथ के प्रवास योजनाओं की जानकारी लेते हुए, एक तरफ आप ये देखिए जो व्यक्ति जो भारत के कानून के हिसाब से देखा जाए 1, 2, 4 नहीं, कई तरह की धाराएं इस व्यक्ति के खिलाफ हैं। इस व्यक्ति की जगह संसद में नहीं, सीधे तौर पर जेल में है। सबसे पहली बात तो इसको संसद से बर्खास्त नहीं किया गया, जो छोटी छोटी बातों पर विपक्ष के लोगों को निलंबित किया जाता है, और दूसरी बड़ी बात यह है कि इसके अलावा संसद में नहीं, जेल में सीधे इस व्यक्ति की जो 2 धर्मों के बीच में वेमिनस्य यानी दुश्मनी फैलाने की कोशिश कर रहा है, और तमाम तरह की धाराएं आप देखिए भारत के कानून और भारत के संविधान के तहत अब इस व्यक्ति को न सिर्फ के संसद में मौजूद है, बाकायदा संसद को बदनाम कर रहा है, दागदार कर रहा है। अब इसको नया प्रमोशन देते हुए, डिमोशन नहीं दिया गया, इसको अपने पद से हटाया नहीं गया, इसको डिमोट नहीं किया गया, इसको प्रमोट करते हुए बाकायदा रिवॉर्ड दिया गया, इसको इनाम दिया गया है भाजपा और नरेंद्र मोदी की तरफ से। दूसरी तरफ आप ये देखिए दानिश अली का आप ट्विटर हैंडल देखिए, दानिश अली ने ये छोटा सा एक वीडियो ट्वीट किया है, इसे देखिए आप। Which rule? Rule. Sir, honorable member is saying a terrorist. To whom he is saying the terrorist? Are the terrorists are in this house? What he says? If terrorist can enter in this house, he must apologize. ये क्या है? We'll verify the record. What is this? How can he be allowed? No, you. How can he be allowed to say this? Viduri, दानिश अली के बारे में जब इस तरह की बातें की गई रमेश बिधूड़ी के ज़रिए, तब भी इस व्यक्ति ने सम्मानजनक तरीके से ही जवाब दिया और कहा कि अगर मैं आतंकवादी होता तो क्या संसद में होता? क्या संसद आतंकवादियों की जगह है? ये कह रहे हैं दानिश अली। इस शख्स की इतनी अभद्र, इतनी नफ़रत भरी अपशब्द कहने के बावजूद भी दानिश अली ने जितने सब्र के साथ काम लिया, जितने धैर्य के साथ काम लिया, ये बिल्कुल तारीफ़ की बात है कि वो व्यक्ति जिसको इतना अपमानित करने की कोशिश की गई, क्योंकि सिर्फ दानिश अली का अपमान नहीं था, ये अपमान था पूरे मुस्लिम समुदाय का। और दानिश अली ने कहा कि ये अपमान है हर उस व्यक्ति का जो भारत के लोकतंत्र संविधान में यकीन रखता है। मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि सिर्फ ये मुसलमानों का अपमान नहीं है, ये पूरी तरीके से भारत की जो धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक जो विरासत है
उसका अपमान है, ये एक आज़ाद देश का अपमान है, ये भारत की जो पूरी दुनिया में एक छवि है, एक ऐसे देश के तौर पे जो संविधान से चलता है, जो शांति प्रिय है, जहाँ तमाम तरह के लोग, आप किसी भी धर्म संप्रदाय से आ सकते हैं, बराबर का सम्मान और बराबर की जगह मिलती है, उस पूरी लेगेसी, उस पूरी जो विरासत है, उसका अपमान किया इस व्यक्ति ने, जो बाकायदा दक्षिण दिल्ली प्रेस्टिजियस सीट मानी जाती है, बड़े ही पढ़े लिखे अमीर लोगों की ये जगह है दक्षिण दिल्ली, जहाँ से चुन के इस हेटफुल, इस नफरत भरे व्यक्ति को वहाँ पर भेजा गया। और पूरे तरीके से आप ये देखिए कि ये जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं कुछ ही हफ्तों में, बीजेपी की पूरे तरीके से जो नींव है वो कमज़ोर है, जो पाए हैं वो हिल रहे हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश में आप देखिए, भाजपा यहाँ पे राजस्थान में तो ये खेल खेल रही है कि अब हिंदू मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करेगी, और जो उसको लग रहा है कि अभी बराबर की टक्कर है, इसमें आगे निकलने का एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है धार्मिक ध्रुवीकरण। मध्य प्रदेश में आप ये देखिए, सीधे तौर पर पता चलता है कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से जो 3 मंत्रियों को, 4 सांसदों को और 1 राष्ट्रीय महासचिव को बाकायदा मैदान में उतारा गया है। यानी अब विधायकों के लिए चेहरे नहीं मिल रहे हैं, मजबूत कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, ऐसे कैंडिडेट्स जो कि कांग्रेस पार्टी का मुकाबला कर सकें। तो जो केंद्र में मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, इनको बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में इनको बाकायदा कैंडिडेट बनाया गया है। और इसके अलावा राकेश सिंह हैं, जो कि बीजेपी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं इसी राज्य में। इसके अलावा गणेश सिंह, रीति पाठक, उदय प्रताप सिंह। तो अगर द वायर के किसी भी दर्शक को ये शक रहा हो कि भाजपा के लिए ये मजबूरी है कि चलिए वो सांप्रदायिकता का इस्तेमाल करती है, मैं कहती हूँ कि पूरे तरीके से ज़रूरी है। भाजपा एक ऐसी पार्टी के तौर पर उभर रही है और स्थापित हो चुकी है, मैं कहूँगी, और नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर जो कि नफ़रत को इनाम देते हैं। एक ख़ास समुदाय को जब से नफ़रत की जाती है, उसकी सज़ा नहीं मिलती, उसको इनाम दिया जाता है। और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ा है कि दानिश अली ने जो कुछ कहा था वो सच निकला। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।